हाल ही में बांग्लादेश में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ जो छात्रों ने आंदोलन किया और जो आक्रोश दिखाया और जिस तरह से उसको बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार हैंडल कर रही है, उससे बांग्लादेश की जो वर्तमान शेख हसीना की सरकार है अवामी लीग की, उसकी लेजिटिमेसी पे संकट बढ़ रहा है। और पिछले चुनावों के विषय में भी कई लोगों का ये मानना था कि वो चुनाव उतने फेयर नहीं थे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दबाया गया, इस तरह के आरोप लगे। तो ये तो एक बांग्लादेश के भीतर की एक पॉलिटिक्स है। और रोष इस बात का था कि जिन परिवारों ने 1971 की आज़ादी की लड़ाई में बांग्लादेश के लिए योगदान दिया है, उन लोगों को बांग्लादेश की जॉब्स में 40% या 50% या बहुत अधिक रिजर्वेशन थी, क्योंकि उनका हिस्सा बड़ा कम था। तो ऐसे में जहाँ एक ऐसे देश में जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स पहले ही कम है और सब लोग चाहते हैं, युवाओं ने इसको बड़ा नेगेटिवली लिया। और शुरू में गवर्नमेंट ने इन ट्रस्टिंग युवाओं को रज़ाकार दिखाने की कोशिश की, पाकिस्तान के कोलैबोरेटर दिखाने की कोशिश की, गद्दार दिखाने की कोशिश की। उससे भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई और अब इतनी डेथ हो गई है और गवर्नमेंट थोड़ी सी बैकफुट पे भी आई है। और अब ये जो प्रोटेस्ट था वो अब ब्रॉडर रिसेंटमेंट को भी कैटर कर रहा है। अपोजिशन पार्टियां भी इसमें कूद रही हैं, अमेरिका भी अपनी स्टैंड ले रहा है और वैसे भी प्रो खालिद शेख हसीना रहा है अमेरिका उस समय से, तो वो भी साथ दे रहा है। पर भारत के लिए समस्या ये है कि भारत जो है बांग्लादेश को अपनी बिम्स्टेक स्ट्रेटजी का आधार मानता है। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश में है। जब से सार्क इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से स्लो हो गया, तो भारत ने अपना सारा रीजनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है बिम्स्टेक की तरफ फॉरवर्ड किया, जिसमें कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके पूर्व के सारे देश हैं, और इसमें आगे बढ़ने का प्रयास किया। और यहीं से फिर हमने आसियान के साथ भी अपने लिंकेज को बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश से हमें ट्रांजिशन रूट मिलता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, बड़ी इजीली हम आ जा पाते हैं, हमारे लोग, हमारा व्यापार। साथ ही साथ म्यांमार के साथ भी हम काला धन वो कर रहे हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं म्यांमार के साथ भी, ताकि और ज़्यादा हमारा नॉर्थ ईस्ट का लिंकेज जो है आसियान के साथ बढ़े, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े। पर जो बांग्लादेश में अब जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, और इसमें एंटी इंडिया टिंज भी आ रहा है, और इंडिया को प्रो शेख हसीना देख करके एक शत्रु भाव बांग्लादेश में अपोजिशन उसको पैदा कर रही है। तो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि साउथ एशिया में सदाई, जब सार्क था तब भी इफेक्टिव था तब भी, और जब बिम्स्टेक है तब भी, जो नेपाल है, जो भूटान है, जो मैं नीचे देखा हमने वो मिज़ू वाला देश अपना मालदीव है, श्रीलंका है, अपना बांग्लादेश खुद है, म्यांमार है। इन देशों की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इंडिया सेंट्रिक घूमती है। कभी यहाँ इंडिया के फेवर में हवा बहती है, कभी दूसरी फोर्सेस एंटी इंडिया हवा बहाती हैं। तो ऐसे में भारत इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज ऑफ इंडिया का शेयर साइज और उसके मैटर के कारण। और दूसरा फैक्टर जो अब बड़ा है वो है चाइना का। चाइना का जीडीपी बढ़ा, आज वो बहुत बड़ा पार्टनर है, भारत से ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इन देशों का। तो जो एंटी इंडिया फोर्सेस है वो अब चाइना की हेल्प लेती है, फंडिंग लेती है, जैसे मिज़ू ने ली, या ये अब और लोग लेंगे। और एक फैक्शन प्रो इंडिया भी होता है। पर इन सब में इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इंडिया के लिए बेटर है कि कोई भी पार्टी वहाँ सत्ता में आए,
उनका इंडिया के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, वेल टू डू कोऑर्डिनेशन रहे, और वो अपने इंटरनल मैटर खुद गवर्न करे और भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी अपनी अच्छी रखे। पर ऐसा हो नहीं पा रहा। ये बड़ी समस्या हमारे लिए है। जैसे कि बांग्लादेश में जब से अवामी लीग आई है, हमारे संबंध सुधरे हैं, हमारा रीजनल कॉपरेशन बढ़ा है, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हम भी बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2009 से। पर अगर कल BNP आती है तो शायद इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो कॉपरेशन है टेररिज्म पर या अन्य इश्यूज़ पे, उसको सेटबैक लग सकता है। जैसा कि हमने म्यांमार के केस में देखा, जैसा कि हमने मालदीव के केस में देखा। मीज़ू ने आते ही इंडिया को अपने ट्रूप्स हटाने की बात की। हालांकि वो इंडिया ने अपनी डेक्सटेरिटी को दिखाते हुए, लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए मीज़ू जी को आईना दिखाया, उनको दिखाया कि बिना इंडिया के उनकी स्थिति क्या हो सकती है। तो मीज़ू जी ने अब अपना स्टांस शांत किया है, थोड़ा लाइन पे आए, वो बैलेंस कर रहे हैं हम। तो ये करना पड़ा, पर नंदलेस। इसी तरह से कुछ समय पहले तक श्रीलंका में एंटी इंडिया रजीम थी, प्रो चाइना रजीम थी, जिसने LTT को हराया था। फिर जब वो रजीम भ्रष्ट हुई और उसने श्रीलंका को खतरे में डाला, तो भारत ने श्रीलंका को ह्यूज क्रेडिट दिया। और आज रनिल विक्रमसिंघे की अध्यक्षता में प्रो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ है। पर इसकी कोई संभावना नहीं कि कुछ समय बाद जो अपोजिशन उन सरकार से रिसेंटमेंट लेने के लिए एंटी इंडिया पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ले। तो फिर इसके बाद हमारी जो यहाँ जो कोऑपरेशन है उसको हिट लगेगा। नेपाल में माओइस्ट तो बाहर हो गए हैं, परंतु फिर भी जो KP ओली जो अब नए वहाँ के PM बने हैं, उनका वैसे भी एंटी इंडिया स्टैंस रहता है। तो अभी हमारे लिए हिट लग रहा है। नेपाल में भी कुछ सालों से बड़ी चेंजेज आई है उसकी पॉलिसी में, और इंडिया के प्रति हॉस्टिलिटी बढ़ी है वहाँ पर। चाइना के प्रति अगर पॉजिटिविटी बढ़ी है, तो इंडिया के प्रति हॉस्टिलिटी भी बढ़ रही है। ऐसा ही कहें तो भूटान में ऐसा सच कोई इंडिया के खिलाफ ऐसा खुल के तो विरोध नहीं है, पर अंदर ही अंदर अब चर्निंग दिखाई दे रही है कि भूटान भी अपना सेपरेट ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी चाहता है, जो कि गलत नहीं है, जो कि चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को सेटल करते वक्त उनका देखा अभी हम। तो वहाँ भी एक फैक्शन जो इंडिया से थोड़ी और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहता है, और दूसरा प्रो इंडियन होगा। पर क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा सच पावरफुल नहीं है, ऐसी सच डिविसिव नहीं है, तो शायद ये कन्फ्लिक्ट इतना खुल के नहीं आता जितना कि नेपाल के केस में, जितना कि बांग्लादेश के केस में, जितना कि श्रीलंका के केस में या मालदीव के केस में आता है। पर नंदलेस प्रो इंडिया एंटी इंडिया एक मतलब बड़ा महत्वपूर्ण डोमेस्टिक फैक्टर है इन देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स में। शायद इसकी तुलना उतनी कर सकते जितनी प्रो EU या मतलब, खैर ये बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि EU तो एक मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं, एक सुपर नेशनल एंटिटी, इंडिया नहीं है। तो मतलब फिर भी इंडिया इस रीजन में, इस खित्ते में ऐसी पावर है जिसके साथ लोग संबंध भी चाहते हैं और उसके साथ कन्फ्लिक्ट भी है, फैक्टर है। तो आने वाले समय में इसमें कैसे परिवर्तन आएगा ये तो देखने की बात है। पर भारत का प्रयास ये शायद कर रहा है, भारत करना चाहता है कि कोई भी सरकार कहीं भी आए, उनका इंटरनल मैटर है, पर वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और भारत उनके साथ एक इक्वल फुटिंग पर एक अच्छा संबंध स्थापित करे। ये भारत का आइडियल सपना है। देखना है कि अभी चर्निंग जो साउथ एशिया में हो रही है ये किस करवट बैठती है। पर नंदलेस ये हमें साउथ एशिया के पॉलिटिक्स को और बिम्स्टेक के प्रोजेक्ट को और लुक ईस्ट की पॉलिसी और आसियान से भारत के संबंध को देखने में हेल्प कर सकता है। म्यांमार में ऐसा सच एंटी इंडिया कोई ज़्यादा फीलिंग नहीं है, पर वो अपने ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझा है। वहाँ के जो बर्मन लोग हैं वो वहाँ की माइनॉरिटियों के साथ संघर्ष में उलझे हैं, जिसको अमेरिका फ्यूल कर रहा है। और ऐसे में इंडिया भी क्या करे, और वही माइनॉरिटीज़ फिर इंडिया में आकर, म्यांमार में भी, अपने मणिपुर में आकर इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है। वो अलग ही देश देखने के चक्कर में है। तो म्यांमार उस लेवल से भारत के साथ इंटरेक्ट करने में भी सक्षम नहीं, क्योंकि इंटरनली रिजीम कमज़ोर है। शुरू में हमारे रिश्ते ख़राब थे जब हमने एक ऐसी पॉलिसी ला के रखी थी कि जब तक म्यांमार डेमोक्रेसी नहीं होगी, अन सान सू की प्रॉपर रिहाई नहीं होगी, हम दोस्ती नहीं करेंगे। तो उस पीरियड में फिर म्यांमार टिट फॉर टैट करते हुए हमारा खिलाफ हो गया और उन्होंने चाइना को एक्सेस दे दिया। अब हमने
आइडियोलॉजिकल बैगेज हटा दिया म्यांमार के साथ, और हमारा ये है कि अच्छे संबंध बनाओ, रिजीम कोई भी हो। और शायद यही हमारी पॉलिसी हर एक देश के साथ होगी, विशेष साउथ एशिया में। तो ये बड़ी एक मतलब स्थिति से हम गुजर रहे हैं साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि कहीं ना कहीं हम सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जितना महत्व इंडिया रखता है इन देशों के पॉलिटिक्स में, इतने कोई अन्य देश नहीं रख सकते एक्सेप्ट चाइना। थैंक यू।